Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the revision of the chapter Judiciary of book 1, that is Constitution at Work, and under this chapter we have completed our discussion, and in the previous class we have started the question answers, the questions which are given at the end of the textbook, at the end of the chapter. We are doing those questions, and in this regard our next question is about the judicial system, or we can say the whole system of country which is in the South America, that is Ecuador. इक्वेडोर कंट्री के अंदर जो सिस्टम है उसकी क्वेश्चन में आपको उसके बारे में बताया गया है कि वहाँ किस तरह का सिस्टम प्रिवेल करता है, एंड देन यू हैव टू फाइंड इज देयर एनी सिमिलैरिटी और with the judicial system of India, judicial system which is prevailing in Ecuador and the judicial system which is prevailing in India. You will have to compare this. So what is existing in Ecuador? Ecuador में क्या होता है पहले हमें वो समझना होगा. So it is given, it would be helpful if a body of common law or judicial precedent existed that could clarify a journalist rights. ठीक है, जर्नलिस्ट जो होते हैं दे आर पार्ट ऑफ मीडिया, है ना. जर्नलिस्ट ही होते हैं जो सारी रिपोर्ट्स वगैरह प्रिपेयर करते हैं, मीडिया में पहुंचाते हैं, देन वो रिपोर्ट, वो न्यूज़ हमारे तक आती है. तो क्या होता है, आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि मीडिया जो होती है वो डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अगर मीडिया फ्री नहीं है तो फिर डेमोक्रेसी रियल नहीं रह जाएगी, बिकॉज मीडिया इज द ओनली वे, और वी कैन से मीडिया इज द ओनली मीडियम. एक्चुअली मीडियम से ही बना है मीडिया शब्द. तो ये मीडियम है, किसके बीच का मीडियम है? कॉमन पीपल और गवर्नमेंट के बीच का ये मीडियम है. जो कुछ भी गवर्नमेंट करती है उसके बारे में हमें जानकारी मीडिया से ही चलती है. अगर if the media is not giving the right news, the media is giving news in such a manner that all the negative points which is there in the activities of the government is hidden. ठीक है, गवर्नमेंट ने जो कुछ भी गलत किया है, कुछ ऐसे हो सकता है कोई अनजस्टिफाइड काम गवर्नमेंट की तरफ से किया गया, मीडिया उसको छुपा लेती है. तो क्या आम जनता को उसके बारे में कभी पता चल पाएगा? नेवर वी विल बी एबल टू नो द ट्रूथ, क्योंकि मीडिया ही जो न्यूज़ दे रही है वो जिसको हम कहेंगे कि मिलावट वाली न्यूज़ दे रही है, प्योर न्यूज़ नहीं है. कभी होता है कि गवर्नमेंट की सिर्फ अच्छाइयों को ही बताया जा रहा है ना, जो भी गवर्नमेंट कर रही है उसमें सिर्फ उसने क्या अच्छा किया वो बताया जा रहा है. तो मीडिया का रोल जो होता है वो डेमोक्रेसी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है. और जो हमारे जर्नलिस्ट होते हैं उनके भी कुछ राइट्स होते हैं, है ना. जर्नलिस्ट को राइट्स मिला होना चाहिए, तभी तो वो अपना काम कर पाएंगे. दे हैव सच ए ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी. पूरी हम अगर कहें कि डेमोक्रेसी जो है वो उनके ही कंधे पर तो टिकी होती है, तो दे आर हैविंग द ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए उनके कुछ राइट्स होनी चाहिए. बट यहाँ हम क्या देख रहे हैं, इक्वेडोर में ये जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि इस तरह का कोई भी कॉमन लॉ नहीं है, या फिर एक हो कि लॉ नहीं है. कई बार होता है इस तरह की चीज़ें, हमारे यहाँ भी है. जैसे हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ें एम्बिगुअस थी, अनक्लियर था, या फिर कुछ चीज़ें थी ही नहीं, तो फिर उसको कैसे क्या किया गया, उस कमी को कैसे पूरा किया गया. कुछ लूप होल्स, जिसको हम लूप होल्स कहते हैं, कुछ लूप होल्स रह गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उस लूप होल्स को कैसे फिल किया गया. हमारे यहाँ हमने हमारी जुडिशियरी को जैसे राइट दे दिया गया कि वो इंटरप्रेट करेगी कॉन्स्टिट्यूशन को. तो वैसे में जो भी लूप होल्स हमें दिखते हैं, जो भी अनएम्बिगुअस मटीरियल्स हमें नज़र आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सब जो है वो जुडिशियरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसको इंटरप्रेट करेगा. ठीक है. अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो इक्वेडोर है, इक्वेडोर में कोई भी कॉमन लॉ नहीं है जो कि जर्नलिस्ट के राइट्स को
प्रोटेक्ट करें, क्लैरिफाई करें कि जर्नलिस्ट का राइट है क्या। पहले तो हमें राइट पता चलना चाहिए, राइट मिलना चाहिए, राइट का पता चलना चाहिए, तब तो कोई उसको प्रोटेक्ट करेगा या कुछ करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई ऐसा कॉमन लॉ नहीं है, और अगर कॉमन लॉ नहीं है तो एटलीस्ट जुडिशियरी ये रोल प्ले करे, जैसे कि हमारे यहाँ हमने देखा करती है। बट वहां पर ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई ऐसा जुडिशियल प्रेसिडेंट भी नहीं है जो कि ये बता रहा है कि हाँ जर्नलिस्ट के ये राइट्स हैं। ठीक है, इक्वेडोर की कोर्ट इस तरह से काम नहीं कर रहे हैं कि वो जो चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में छूट गई या कॉन्स्टिट्यूशन जिस चीज को लेकर एम्बिगुअस है उसको वो क्लियर करे। ठीक है, वहां पर क्या है, जो सिस्टम है वो ये है कि जजेस आर नॉट फोर्स्ड टू रिस्पेक्ट द रूलिंग्स ऑफ हायर कोर्ट्स इन प्रीवियस केसेस। जो प्रीवियस केसेस हो रहे हैं, है ना, हम बहुत सारे केसेस आते रहते हैं, जाते खत्म होते हैं, फिर नए केस आते हैं। तो जब नया केस कोई आता है और उसमें कोई ऐसा मैटर होता है जिससे कि प्रीवियस केस का रेफरेंस लिया जा सकता है, तो ये लेना चाहिए। जो भी प्रीवियस केस में जो हायर अथॉरिटी ने, लाइक हाई कोर्ट कोई रूलिंग दे रही है और उस जिस मैटर से रिलेटेड वो रूलिंग है, सपोज वो उस पर एक रूलिंग जो है वो आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट की, तो अब वो रूलिंग को ही वो उसको वो रेफर जरूर करेगी। ऐसा हाई कोर्ट नहीं कर सकती हमारे यहाँ। आई एम टॉकिंग अबाउट आवर ओन कंट्री। इन आवर कंट्री इट हैपन्स कि जो भी हाई कोर्ट जो भी रूलिंग देगी उसमें वो सुप्रीम कोर्ट अगर उस मैटर में पहले रूलिंग दे चुकी है तो वो उसी पर रहेगी। ऐसा रूलिंग नहीं दे सकती है कि जो जिस मैटर पे सुप्रीम कोर्ट रूलिंग दे चुका है उसी से रिलेटेड मैटर आ रहा है तो ये कुछ दूसरा ही रूलिंग दे दे। इसको ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने ही कहा है कि जो भी इंडिया की टेरिटरी में कोर्ट्स होंगे वो सब सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजमेंट होंगे उनको वो मानेगी। तो हमारे यहाँ ये चीज़ होती है, लेकिन वहाँ पर ये ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हायर कोर्ट्स ने जजमेंट दिया है उसको वो रेस्पेक्ट करे। वो चाहे तो एक नया जजमेंट दे दे उसी मैटर पे, उसी रिलेटेड मैटर है, उसी पे पहले जो सपोज करो वहाँ के जो हायर कोर्ट्स हैं, हायर मतलब जैसे हमारे यहाँ हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है, तो इस तरह से जो हायर कोर्ट्स हैं, जैसे हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, सपोज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कुछ भी ऐसा निर्णय दे सकती है जो कि हो सकता है हायर कोर्ट के ने जो जजमेंट दिया हो उसके वो अगेंस्ट चला जाए। कोई बात नहीं, उससे कोई उसको रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो जैसे यूएस को भी देखेंगे अगर हम लोग, तो यूएस में भी यही कंडीशन प्रिवेल करती है। यूएस में भी क्या है कि हमारी कंट्री की तरह ही है कि अगर कोई भी डिसीजन हायर कोर्ट ने लिया है तो वो जो हायर कोर्ट का डिसीजन होता है वो आगे के सारे रूलिंग के लिए, उससे रिलेटेड जितने भी मैटर होते हैं उसके लिए वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस बन जाता है। उसको हम उसकी बात करते हुए ही आगे फिर रूलिंग देंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम जो हायर कोर्ट ने जो भी वर्डिक्ट दिया उसको हम साइडलाइन करके हम एक अपना नया वर्डिक्ट दे दें। ऐसा यूएस में भी नहीं होता है। तो यूएस का जो जुडिशियल सिस्टम है बहुत कुछ हमारे जुडिशियल सिस्टम से मिलता जुलता है। हमने उसी को कई मामलों में फॉलो किया है ना। इसलिए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बैग ऑफ बोरोइंग कहा जाता है, ये हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। तो हमने यूएस के ही सिस्टम को, जुडिशियल सिस्टम को फॉलो किया है। तो अगर हम यूएस से इक्वेडोर का कंपैरिजन करें या इंडिया से कंपैरिजन करें, बात सेम होती है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो यूएस है उसमें जो क्या होता है कि जो एपेलेट जज होते हैं, अनलाइक द यूएस की तरह इक्वेडोर में नहीं होता है। क्या होता है इक्वेडोर में कि जजेस इन इक्वेडोर need not provide a written decision explaining the legal basis of a ruling। वो कोई written decision नहीं देते हैं। हमारे यहाँ written decision होता है। written decision देने का मतलब यह है कि हम जो रूलिंग दे रहे हैं, हमने जो वर्डिक्ट दिया है, वो किस बेसिस पे हमने ये वर्डिक्ट दिया है। ऐसा हम आर्बिट्रेरीनेस नहीं होती है ना कोर्ट्स में। हमने देखा ना कि कोर्ट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, कोर्ट्स जो हैं वो इम्पार्शियल वे में काम करते हैं, बट इट डज नॉट मीन दैट दे आर अनअकाउंटेबल इन आवर कंट्री। In our country, the constitution is accountable towards the constitution. The judiciary is accountable towards the constitution. Judiciary arbitrary manner में काम नहीं करती है. That is the point.
वहां पर क्या देख रहे हैं कि जो जुडिशियरी है वो आर्बिट्रेरी मैनर में काम करेगी, वो कोई भी रूलिंग दे देगी और उस रूलिंग के पीछे क्या बेसिस है, ऑन व्हाट बेसिस यू आर डिलीवरिंग सच जजमेंट, द जुडिशियरी नीड नॉट टू एक्सप्लेन दिस, उसको इन चीजों को एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा कोई ऑब्लिगेशन उस पर है ही नहीं कि वो इन चीजों को बताए। हर चीज जो होती है ना, ऐसी बात नहीं है कि एवरीथिंग इज देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी कंट्री में भी कुछ चीजें एक ट्रेडिशन बन जाता है विदाउट मेंशनिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सम प्रैक्टिसेस बिकम्स द ट्रेडिशन और फिर सब लोग उसको फॉलो करते हैं बिकॉज वी बिलीव इन डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन, दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, है ना। हम डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं और हम ये मानते हैं कि किसी भी इंस्टीट्यूशंस जो हैं दे आर द क्रिएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंस्टीट्यूशंस आर नॉट सुपीरियर, एनी पोस्ट इज नॉट सुपीरियर, विच वन इज सुपीरियर, द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुपीरियर एंड who composed this constitution, the representatives of the people, so the people are the superior, supreme power जो है वो people के पास है, ये है असली डेमोक्रेसी। बट इक्वेडोर में जो हम देख रहे हैं वहां पर जुडिशियरी जो है वो आर्बिट्रेरी मैनर में काम कर रही है, दिस इज कॉल्ड आर्बिट्रेरी, विदाउट फॉलोइंग एनी रूल, मनमाने ढंग से काम हो रहा है। वहां पर क्या होगा, अ जज मे रूल वन वे टुडे एंड द अपोजिट वे इन अ सिमिलर केस टुमारो विदाउट एक्सप्लेनिंग व्हाई। ये एक बहुत ही बड़ा, मतलब जिसको हम कहेंगे हाईली अनडेमोक्रेटिक काम है, क्योंकि इसमें जुडिशियरी जो है वो रिस्पॉन्सिबल वे में काम ही नहीं कर रही है, उसके वो जो रूलिंग दे रही है जुडिशियरी जो है पूरी की पूरी जुडिशियरी इट वर्क्स एज अ यूनिट। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही केस में एक कोर्ट कुछ वर्डिक्ट दे रही है, दूसरी कोर्ट कुछ वर्डिक्ट दे रही है, तो फिर तो पूरी की पूरी जो सिस्टम है वो एम्बिगुअस हो जाएगा, कुछ क्लैरिटी ही नहीं होगी। दैट इज द सिचुएशन विच इज प्रिवेलिंग इन इक्वेडोर एंड व्हेन वी कंपेयर दिस सिचुएशन विथ आवर कंट्री वी फाइंड दैट इन आवर कंट्री इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा कुछ है ही नहीं। हमारे यहाँ तो जो सिस्टम है वो यही है कि जो जुडिशियल डिसीजंस होते हैं वो एक तरह से प्रेसिडेंट बन जाते हैं। प्रेसिडेंट क्या हुआ कि हम जिन चीज़ों को, पीछे की चीज़ों को फिर हम आगे रेफर करेंगे, हर समय जब भी उस तरह का कोई भी मैटर आएगा तो उस केस को ही हम रेफर करेंगे, है ना। तो ये होता है कि जुडिशियल डिसीजंस जो लिए गए वो प्रेसिडेंट बन गए, अब उनको ही हर समय रेफर किया जाएगा जब भी उस तरह का मैटर आएगा। तो हम ये नहीं कि हर जज अपना पर्सनल व्यू, यू आर नॉट सपोज टू गिव योर पर्सनल व्यू, एज अ पर्सन यू आर नथिंग, you are only there to protect the constitution of the country, you are not there to express your own feelings, your personal views। जो constitution है उसके accordingly आपको चलना है, आपको अपना personal view नहीं देना है। अगर पर्सनल व्यूज को हम देखने लगे तब तो वही बात हो जाएगी ना, फिर एक जज कुछ जजमेंट दे रहा है, दूसरा जज कुछ जजमेंट दे रहा है। हाँ, जजमेंट चेंज होते हैं, अपील में जजमेंट चेंज होते हैं, बट हायर कोर्ट में आती है अपील। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो लोअर कोर्ट्स हैं वो भी हायर कोर्ट्स की जजमेंट को नहीं मान रहे हैं, वो अपना रूलिंग दे रहे हैं। तो ये इसको हम कहेंगे कंप्लीट आर्बिट्रेरीनेस। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट डाउन द पॉइंट्स। So what we say that there is no similarity between the judicial system of Ecuador and India. Okay, and with this your statement, your answer will start, and then the points will be, the first is in India the judicial decisions
India, the judicial decisions are an important source of lawmaking. Okay, and the next point is the ruling of the ruling of the Supreme Court and not courts, it's court, only one court is there, Supreme Court and high courts are quoted by the lawyers. With effect and authority. Okay, and now we come to the third point. Now the third point is the judiciary is there to interpret the constitution, to the judiciary is there to interpret the constitution, and it is not the arbitrariness, मनमानापन, ठीक है. The judiciary is there to interpret the constitution. It is not the arbitrariness of the judiciary. The constitution is supreme in our country, and the judges are and the judges are accountable
to the Constitution. Okay, and now we come to the fourth point. In our country, the rights of the journalist are clear, and if there is any dispute, it is settled by the judiciary according to the letter and spirit of the okay. So this is our country, and in Ecuador nothing like that exists. Complete arbitrariness, and this is a absence of democracy. Real democracy is not there. Okay, and so we come to the next question. Now this question number 7, it is related to the matching, जो कि jurisdiction से related है, और इसमें आपको match करना है. कुछ फंक्शंस दिए गए हैं, जुडिशरी के कुछ जजमेंट हैं, कुछ सिचुएशंस हैं जिसको आपको बताना है कि वो कौन से जुरिस्डिक्शन में आएगी. लाइक जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, अपलेट जुरिस्डिक्शन है, रिट जुरिस्डिक्शन है, रिव्यू जुरिस्डिक्शन है, देन एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है ना. तो उससे हमको मैच करना है. तो फर्स्ट जो सिचुएशन है वो है कि द गवर्नमेंट wanted to know if it can pass a law about the citizenship status of residents of Pakistan occupied areas of Jammu and Kashmir. जो पाकिस्तान ने जिसको ऑक्यूपाई किया हुआ है, जिस कश्मीर के जिस पार्ट को, जिसको हम पीओके कहते हैं, वहां पर क्या चाह रही है कि गवर्नमेंट एक सिटीजनशिप स्टेटस के लिए एक वो लॉ पास करे. तो अब वो इसमें क्या वो पास कर सकती है, बिकॉज दैट इज पाक ऑक्यूपाइड. तो दो ऑफिशियली दैट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, बट एक्चुअली इट इज इन द कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान. तो अब इस पे क्या होगा, एक कंट्रोवर्शियल सिचुएशन है ना कि गवर्नमेंट को ये राइट है कि नहीं, इंडियन गवर्नमेंट को, कि वहां पर सिटीजनशिप स्टेटस के लिए वो लॉ पास करे कि नहीं. तो इसमें गवर्नमेंट जो है उसको क्या जरूरत पड़ रही है, वो नहीं समझ पा रही है कि क्या करना है. तो इसको अब एडवाइस की जरूरत पड़ रही है. सुप्रीम कोर्ट से वो एडवाइस लेगी, और इस तरह से जो क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कौन से अपने जुरिस्डिक्शन को यूज करेगा, इट विल यूज एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन की. जो भी एडवाइस से मांगा गया है उसको वो करेगी, उसको उस पर वो एडवाइस देगी, है ना. अब सेकंड जो सिचुएशन हमारे सामने दिख रहा है, वो सेकंड सिचुएशन क्या है, उसमें कहा जा रहा है कि
In order to resolve the dispute about river Kaveri, the government of Tamil Nadu wants to approach the court. ठीक है, रिवर कावेरी वाटर रिवर का डिस्प्यूट है ना। ये जो डिस्प्यूट है, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस डिस्प्यूट, हमने डिस्कस किया था। कौन से जुरिस्डिक्शन में डिस्कस किया था? ओरिजिनल में, है ना। क्यों ये ओरिजिनल में आएगा? क्योंकि ये जो डिस्प्यूट है, इट इज नॉट रिलेटेड टू अ सिंगल स्टेट, इट इज रिलेटेड टू more than one state. Tamil Nadu and Karnataka both are involved in this dispute. तो ये जो डिस्प्यूट है, इसमें दोनों ही स्टेट्स इन्वॉल्व हैं। तो ऐसे मैटर्स जो होते हैं वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में सीधे जाएंगे, क्योंकि जो ये हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो वही ये सारे मामले सीधे सुन सकती है जब भी दो स्टेट के बीच का कॉन्फ्लिक्ट होता है, डिस्प्यूट होता है। तो ठीक है, तो ये सेकेंड वाला जो है वो हमारा वो हो जाएगा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अब थर्ड जो है वो क्या कह रहा है कि कोर्ट रिजेक्टेड द अपील बाय पीपल अगेंस्ट द एविक्शन फ्रॉम द डैम साइट। ठीक है, कोर्ट ने लोगों की उस अपील को खारिज कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, जो कि लोगों ने डाली थी कि डैम साइट जो है, डैम कहीं पर बन रहा है। जैसे हम लोगों ने काफी कुछ वी हैव डिस्कस, किस तरह से नर्मदा बचाओ आंदोलन चला, सरदार सरोवर डैम बना नर्मदा नदी पर, उसके कारण कितने सारे डिस्प्लेसमेंट हुए, तो लोगों का प्रोटेस्ट होता है। तो उस तरह के मैटर्स भी कोर्ट में जाते हैं, है ना। हमने इसको डिस्कस भी किया था कि वो मैटर कोर्ट में गया था। तो इसमें भी यहाँ पर जो सिचुएशन दिया जा रहा है वो वही सिचुएशन है जिसमें कि जो लोग हैं उनको एविक्शन मतलब EVICT एविक्ट करना, निकालने, हटाने का आदेश आया डैम साइट से, क्योंकि वहां पे डैम का कंस्ट्रक्शन होना था। तो उनको एविक्ट करने का जो ऑर्डर आया, लोग उसके अगेंस्ट कोर्ट में मूव कर सकते हैं, है ना। और लोगों ने कोर्ट में मूव किया है, ठीक है। और जब एक कोर्ट ने उनके अगेंस्ट में जजमेंट दिया है तो फिर वो दूसरी कोर्ट में गए हैं, और जब वो दूसरे कोर्ट में गए हैं तो फिर वहां पर जो जजमेंट आई है वो क्या कह रही है कि एक कोर्ट ने जजमेंट दिया है, उसके जजमेंट के अगेंस्ट अब वो हायर कोर्ट में जा रहे हैं, ठीक है। तो उसकी जजमेंट के अगेंस्ट जो वो हायर कोर्ट में जा रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे एपेलेट जुरिस्डिक्शन। इसमें कौन से जुरिस्डिक्शन को यूज किया जा रहा है? एपेलेट जुरिस्डिक्शन। सपोज हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि नहीं, आपको वो नहीं करना है, जो ऑर्डर है एविक्ट होना है, गवर्नमेंट का ऑर्डर को मानना है, तो इसके अगेंस्ट वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, और दैट विल कम अंडर द एपेलेट जुरिस्डिक्शन, ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो है इन व्हाट वे कैन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हेल्प द पुअर। ये हमने बहुत अच्छे से इसको डिस्कस किया था, इस क्वेश्चन को, और हम इसके जो पॉइंट्स है उसको आई विल बी राइटिंग डाउन द पॉइंट्स, ओके। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। So the first point is it is not easy for the poor section of the society to approach the court. Okay, it is not easy for the poor section of the society to approach the court. The second point is they have neither the resources
they have neither the resources nor time to follow the legal proceedings. Now the third point is, moreover, they don't have awareness and knowledge of their fundamental rights. Okay, and now we come to the third point. Not third, it's fourth point, है ना? अब हम fourth point करेंगे, which is the last point. In this situation, the PIL works as a boon. Works as a boon for the poor. boon क्या हुआ? वरदान. एक वरदान की तरह वो काम करता है. Not full stop, because the judiciary allowed public spirited citizens and the judiciary has allowed because the judiciary allowed public spirited citizens and social organizations to file petitions on the behalf of the poor and the needy. Okay, so this is all for today. We will discuss other questions in the next class.